हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आगे चलकर एग्जाम में देना है तो सब जगह पर जहां भी जीके आती है ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाती है। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जिनको आंसर पता है आप जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए। चलिए, तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। चलिए, तो बिल्कुल हम इसका आंसर बता देते हैं। तो जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में इसका युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तराइन की दूसरी लड़ाई तो वो हुई थी 1192 ईस्वी में। यहां पर भी सेम लोग थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। बस यहां पर नतीजा उल्टा था, यहां पर पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मोहम्मद गौरी जीते थे। अब आप सभी लोग कमेंट करके मुझे यह बताइए तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। दो लड़ाई मैंने बता दी, अब तराइन की तीसरी लड़ाई बताइए कब हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध चलिए, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो तीसरी युद्ध हुई थी तराइन की, देखो जब भी मेरी क्लास आप किया करिए आप अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखे रहिए, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में होता, तो ये हुआ था इल्तुतमिश और, बिल्कुल इल्तुतमिश और कबूचा के बीच में। ठीक है, इल्तुतमिश और कबूचा के बीच में यह युद्ध हुआ था, बिल्कुल, जिसमें इल्तुतमिश ने कबूचा को सिंध नदी में डुबोकर मार डाला था। यह चीज याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल सभी लोग आंसर दें इसका। यानी कि भारत की राष्ट्रपति कार्यालय के पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है 35 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। बिल्कुल, तो इसकी जो राजधानी है वो कैनबरा हो जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, आंसर देते रहिए, जहां एक्सप्लेन करने लायक होगा वहां जरूर करूंगा। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार, चलिए आंसर सभी लोग जरूर टाइप करें। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, बिल्कुल, तो वो हो जाएगा 1793। यानी कि 54 का आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अंतिम मुगल शासक कौन था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। 56, चलिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था। चलिए, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। 57, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, बताइए। इल्तुतमिश थे, फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे या बलबन थे। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। वहीं पर अगर हम बात करें दौलताबाद कहां पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम जो दौलताबाद है उसका देवगिरी था, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए दौलताबाद का पुराना नाम तो देवगिरी था। चलिए, शिवाजी का जन्म कहां हुआ? शिवाजी का जन्म, चलिए, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी स्यूनेर में जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 1630 ईस्वी में जो है शिवाजी का जो है बिल्कुल इनका जन्म हुआ था। अब जिन लोगों को पता वो जरूर बताएं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बिल्कुल बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी, ठीक है। 1674 ईस्वी में जो है यहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए। मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब 61 क्वेश्चन नंबर, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? हेमचंद्र, स्थूलबाहु, ऋषभदेव या अवगिसारा? बताइए। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ऋषभदेव जो थे वो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं पर हम बात करें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? आंसर जरूर टाइप करें सभी लोग। महावीर स्वामी जैन परंपरा के किस नंबर के तीर्थंकर थे? बिल्कुल, तो 24वें नंबर के जो हैं ये तीर्थंकर थे, याद रखिएगा महावीर स्वामी की अगर यहां पर बात होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? 62। चलिए, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो अगर बुलाने की बात होगी तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और अध्यक्षता की बात अगर होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है 63। आज के क्वेश्चन वैसे इजी लग रहे होंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत हैं एग्जाम के लिए, बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? मौलिक अधिकार, संघ सूची, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना? चलिए, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। और अगर ये पूछा जाए मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया था संविधान बनाते वक्त, तो ये आपका रूस से लिया गया था। बिल्कुल, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बताइए। राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे या भुलाभाई देसाई? निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोबा भावे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गुजरात राज्य उच्च न्यायालय कहां स्थित है? गुजरात राज्य उच्च न्यायालय कहां स्थित है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बड़ोदरा है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है या सूरत है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? बताइए। कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? क्वेश्चन नंबर 67। चलिए, तो वहीं पर हो जाएगा इसका आंसर सी, राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68,
कैंपोस चारागाह कहां स्थित है? 68। साइबेरिया में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है या भारत में है? तो 68 का राइट आंसर जो है आपका दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? 1526, 1536, 1546 या 1556? पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं दूसरी लड़ाई की, तो सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसी के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1556 ईस्वी में, ठीक है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 1556 ईस्वी में। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी, और 1761 ईस्वी की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाता है। अब आप लोग मुझे एक बार जरा कमेंट करके ये बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम दूसरी लड़ाई की बात करते हैं तो अकबर और हेमराज विक्रमादित्य के बीच में होता है, यानी अकबर और हेमू के बीच में होता। अकबर की तरफ से बैरम खां जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अनाईमुड़ी है, ठीक है। क्या है? अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात आती है तो अनाईमुड़ी आपकी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया? वेलेस्ले, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिंग या हेस्टिंग्स? 71 पे आ जाइए। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया था? बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ईयर की बात किया जाए तो ईयर आप लिख लीजिए अगर आपके पास नोट्स है तो 1829 ईस्वी में जो है इसको निषिद्ध किया गया था, सती प्रथा को। चलिए, डिएगो गार्सिया द्वीप कहां है? डिएगो गार्सिया द्वीप, चलिए तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका बी हो जाएगा, हिंद महासागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, चलिए तो अगर हम इसके बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है उतना ही ज्यादा। तो सुल्तान रजिया या रजिया सुल्तान की हम बात करें, अगर आपको पता है तो आप ये जरूर लिखें कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? चलिए तो मैं बता दे रहा हूं आपको, 1236 ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठी थी और मात्र 4 साल ही इन्होंने शासन किया था, 1236 से 1240। उसके बाद कैथल में डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए, इन नदियों में से कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? साबरमती, लूनी, नर्मदा या ताप्ती? 74, अंतर्देशीय जल निकासी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करिए आप लोग। चलिए तो इसका आंसर बी यानी लूनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू पेट्रियट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? चलिए तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो डी हो जाएगा, हरीशचंद्र मुखर्जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुरानी जो पुस्तकें हैं इन सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 76, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? विसर्पण बनते हैं 76। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निचली या समतल प्रवाह। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की?
सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, हाकिम आजम अजमल खान ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? काफी ज्यादा इजी है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 77। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जरूर कमेंट करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? बिल्कुल, तो 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आप सभी लोग इन सभी चीजों को लिखते हुए चलिए। सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवाएं किस रूप में जानी जाती हैं? सिराको, मिस्ट्रल, चिनूक या हरमट्टन? ठीक है, 78। तो सहारा रेगिस्तान की जो गर्म सूखी धूल भरी हवाएं होती हैं उनको हरमट्टन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? बताइए कौन था? मेगस्थनीज था, ह्वेनसांग था, आइसिंग था, या आपके फाहियान थे? चलिए, अगर हम मेगस्थनीज की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आए थे। इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं पर अगर हम फाहियान की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आए थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ये भारत आए थे। वहीं पर हम ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ये जो है हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। अगर आपको ये पता है कि ह्वेनसांग भारत कब आया तो आंसर जरूर बताइए। बिल्कुल, सभी लोग जरूर बताएं। ये चीन के जो हैं एक बौद्ध भिक्षु थे और 627 से 643 ईस्वी के बीच में जो है ये भारत आए थे। ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन है, ह्वेनसांग के समय आए थे, ये भी याद रखना। अगर आपसे ईयर पूछा जा रहा है तो 627 से 643 आपको जरूर याद रखना है। और किस रूट से आए थे तो उस रूट का भी नाम याद रखिएगा। एक रेशम मार्ग था, जिस मार्ग से आए थे उसको रेशम मार्ग, या हम कहें कि सिल्क रूट के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट है तो जरूर लिख लीजिए कि ह्वेनसांग सिल्क रूट के माध्यम से भारत आया था 627 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय पर। अब आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब था, अकबर था, मोहम्मद शाह था, या बहादुर शाह जफर? कौन सा मुगल बादशाह था जिसको रंगीला कहा जाता था? बिल्कुल, तो मोहम्मद शाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको रंगीला नाम से जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन चलिए, अगर हम आपको बता दें तो महात्मा गांधी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, इसी का इन्होंने नारा दिया था। और अगर हम बात करें कब ये हुआ था तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। समय इसका जरूर याद रखिएगा, 8 अगस्त, क्योंकि कभी कभी जो है इसकी डेट पूछ ली जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2014, 26 अगस्त 2014, 11 अक्टूबर 2014, या 10 नवंबर 2014? 82। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कहीं पर। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1028। अगर हम श्लोक की बात करें तो 1028, और सूक्त यानी श्लोक और सूक्त एक को कहा जाता है, दोनों 1028 हैं। यानी कि अगर पूछे कि श्लोक कितने हैं तो भी 1028, सूक्त कितने हैं तो भी 1028। और अगर मंडल पूछे तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और ऋग्वेद जो है चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर मंत्र की बात किया जाए तो तकरीबन 10,600 मंत्र इसमें हैं। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, ह्वेनसांग आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया? 85। चलिए बताइए सभी लोग। खुदीराम बोस
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, वो आपका हो जाएगा 11 अगस्त 1960 को जो है इनकी फांसी की सजा हुई थी। चलिए चर्चित व्यायाम घोटाला यानी व्यापम घोटाला होना चाहिए था, का संबंध किस राज्य से है? व्यापम घोटाला का संबंध किस राज्य से है? चलिए तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश से जो है इसका संबंध है। बिल्कुल। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां किया गया था? पाटलिपुत्र, कश्मीर, कन्नौज या इलाहाबाद? बौद्ध परिषद का आयोजन चलिए अगर पहली की अगर हम बात करते हैं तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो आपका राजगृह में किया गया था। वहीं दूसरी बौद्ध परिषद की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल तो वो वैशाली में हुआ था। अगर हम तीसरी बौद्ध परिषद की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया आंसर देते चलिए सभी लोग। चलिए तो आगे, तो इसका राइट आंसर जो है पाटलिपुत्र हो जाएगा। पहला जो है राजगृह में हुआ था, दूसरा जो है आपका वैशाली में हुआ था और तीसरा आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? 88 का राइट आंसर, अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्लियर है, जिसको जौना खां के नाम से आप लोग जानते हैं। कृष्णा नदी का मूल के पास है, दिए गए विकल्प से चयन कीजिए। 89, चलिए तो महाबलेश्वर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी का मूल महाबलेश्वर के पास है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली क्या है? अरावली है, काराकोरम है, विंध्या है, पश्चिमी घाट है? तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किसका है? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? बताइए। अगर हम इन तीन सूचियों की बात करते हैं तो ये तीनों सूची जो है आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची में है। बिल्कुल। संघ सूची में अगर हम बात करें तो इसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 विषय हैं और समवर्ती सूची की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसमें जो है 52 विषय हैं। चलिए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? चलिए तो आप सभी का आंसर आ चुका है, 52 विषय हैं। ठीक है, पहले 47 विषय थे, अब 52 हो चुके हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91, इसका आंसर सी हो जाएगा। समवर्ती सूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें इस समय 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 है। और अगर ये कहा जाए तीनों सूची जो है संविधान की किस अनुसूची में है तो अनुसूची नंबर 7 याद रखिएगा। चलिए, एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? एक से अधिक राज्य की राजधानी कोलकाता, पटना, लखनऊ या चंडीगढ़? ये तो बहुत इजी होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग इसको। तो डी हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? चलिए बिल्कुल, तो जातीय संसद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, एक सींग वाला गैंडा या हिरन? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल, और ये आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी ये जो है शामिल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस है। असम में ये स्थित है, तो याद रखिएगा असम में स्थित है। चलिए, किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया है? 95, जल्दी बताइए, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो है हैदराबाद में आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया है। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? लेनदार, देनदार, बैंक या नागरिक? ये आपके इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। 96, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेनदार। ठीक है, लेनदार जो है मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई?
रूसी क्रांति, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, 1917 में हुई थी। 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य। चलिए, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर जरूर टाइप किया करें, कोई भी लापरवाही न किया करें, सभी लोग आंसर टाइप करिए। तो 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? आपको पता होना चाहिए कि पहले ये जो है आपका योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं आई 5-5 साल की डिफरेंस पर। अब आ चुका है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा कि 2014 में जो है वो आपकी योजना आयोग को खत्म करके जो है आपका नीति आयोग चलाया गया, और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन, गोकुल, बरसाना या मथुरा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक दिन पूरे भी जो फेस्टिवल वगैरह हैं जो यूपी में मनाए जाते हैं वो सारे फेस्टिवल की हम अलग से क्लास लाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आपका अंतिम जो है क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको डेली शाम को 8 बजे जुड़ जाना है, ना किसी से कुछ पूछना है ना कुछ। डेली शाम को 8 बजे अलार्म लगा लिया करिए कि 8 बजे जो है मुझे क्लास करनी है। आप सभी लोगों को निश्चित ही इन सारे क्वेश्चन से फायदा होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ जाते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं उनसे मिलते जुलते और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं जरूर बताता हूं। इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि आप नोट जरूर अपने पास रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो बरसाना हो जाएगा। बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।